हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी एक लापरवाह नौजवान से महात्मा तक का सफ़र। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक ज़ेरक सियासतदान थे जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की और गरीब हिंदुस्तानियों की हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। उनकी अदम तशद्दुद का सबक आज भी पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके पर जानते हैं कि अदम तशद्दुद और अमन का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और नौजवानी में एक बागी जहन का मालिक था, वो हिंदुस्तान के गरीबों का नुमाइंदा कैसे बना। 1869 एक अमीर घराने में पैदाइश। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 को शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। उनका ख़ानदान एक मालदार घराना था। गांधी के वालिद करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान और रियासत के एक मशहूर शख्सियत थे। मोहनदास के वालिद एक मजहबी खातून थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती और उपवास एक किस्म का रोज़ा रखती थी। माँ ने मोहन को हिंदू रवायात और इखलाकियात का सबक पढ़ाया और उन्होंने ही उन्हें अदम तशद्दुद की तालीम दी। उन्होंने गांधी को हमेशा सब्ज़ीखोर रहने की हिदायत की। वालिदा से नौजवान मोहन को मजहबी रवादारी, सादा ज़िंदगी और अदम तशद्दुद की तालीम भी मिली। 1883 एक बागी नौजवान। गांधी अभी महात्मा बनने से बहुत दूर थे। अच्छी तालीम व तरबियत के इरादे से मोहनदास के वालिद अपने कुंबे को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहाँ अच्छी तालीम का इंतज़ाम था और मोहनदास को अंग्रेज़ी तालीम दी गई। मोहनदास गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से कर दी गई, जो राजकोट की रहायशी थी और शादी के वक्त उनसे 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी। मोहनदास उस वक्त बागियाना जहनियत के हामिल थे। ख़ानदान की रवायत के बरखिलाफ़ उन्होंने शराब नोशी और गोश्त खोरी जैसे ममनुआ चीज़ें की। ताहम इस उम्र में भी उनमें अपने आप को बेहतर बनाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में गुनाह था, वो कुफारा करते थे। उन्होंने अपनी किताब सच्चाई का पेरवट यानी सच्चाई के तजर्बात में से उसे तफसील से बयान किया है। जब उनकी वालिद बस्तर मुर्ग पर थे तो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी बीवी के पास चले गए और उसी वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस वाक़े के बाद गांधी को अपने तर्ज़ अमल पर बहुत अफसोस हुआ। अपने वालिद की मौत के वक्त उनके करीब नहीं होने के मुतल्लिक गांधी ने कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा था और ख़ुद को बदकिस्मत समझता था। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवस हावी न होती तो वो मेरे बाजुओं में दम तोड़ते। पहले बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत को गांधी अपने गुनाहों की सज़ा समझते थे। 1888 लंदन में कानून की तालीम। मोहनदास गांधी बम्बई के भावनगर कॉलेज में ज़ेर तालीम थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। उस ज़माने में उन्हें मशहूर इंटर टेम्पल में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाने की पेशकश हुई। अहले खाना की उमाइदे ने मोहनदास को समझाया कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाने पर उन्हें बरादरी से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन बुजुर्गों के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए गांधी तालीम के हुसूल के लिए लंदन चले गए। लंदन में गांधी मुकम्मल तौर पर मगरबी रंगों में रंग गए थे। ताहम उस वक़्त लंदन में जारी सब्ज़ीखोर तहरीक में उन्हें अपने लिए भाईचारा नज़र आया तो वो उसमें शामिल हो गए। उसके साथ लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्हें अपने बचपन के हिंदू अकायद की जानिब लौटने की तरगीब मिली, जो उन्हें उनके वालिदा ने सिखाई थी। सब्ज़ीखोरी, शराब से तौबा और जिनसी ताल्लुकात से दूरी के बाद एक बार फिर वो अपने जड़ों को तरफ लौटने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के असरात के तहत उन्हें अपनी आलमगीरी अखूत की नज़रिए की तश्कील में मदद मिली
جس میں تمام انسان اور مذاہب کی پیروی کرنے والوں کو مساوی حیثیت دینا ان کا خواب تھا۔ 1893 ہندوستان میں وکالت میں ناکامی، جنوبی افریقہ روانگی۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موہن داس گاندھی ہندوستان واپس آئے اور وکالت شروع کر دی۔ وہ اپنا پہلا کیس ہار گئے۔ اس دوران انہیں ایک انگریز افسر کے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس واقعے سے بہت ذلت محسوس کرنے والے گاندھی کو جنوبی افریقہ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ جنوبی افریقہ میں جب وہ ٹرین کی فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے تو گاندھی کو ایک انگریز نے ان کے سامان کے ساتھ ڈبے سے باہر پھینکوا دیا۔ جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف انہوں نے انڈین کانگریس قائم کی اور نٹال میں ہندوستانیوں کو معاشرے سے علیحدہ رکھنے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق کی اس جدوجہد کے دوران ہی گاندھی نے تزکیہ ذات اور ستیہ گرہ جیسے اصولوں کے ساتھ تجربہ کرنے شروع کیا تھا، جو ان کے عدم تشدد کے وسیع تر خیال کا حصہ تھی۔ اسی دوران گاندھی نے برہمچاریہ یعنی پاک صاف اور جنسی عمل سے دور رہنے کا عہد کیا اور سفید دھوتی پہننا شروع کی، جسے ہندو روایات میں غم کا لباس کہا جاتا ہے۔ 1940 نسلی امتیاز کے خلاف محاذ آرائی۔ سن 1913 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں پر عائد 3 پاؤنڈ ٹیکس کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے دوران پہلی بار گاندھی نے جنوبی افریقہ میں کام کرنے والے ہندوستانی مزدوروں، کانکوں اور زرعی مزدوروں کو متحد کیا اور ان کی رہنما بن گئے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اپنی جدوجہد کی مدد سے گاندھی نے 2221 افراد کے ساتھ نٹال سے ٹرانسوال تک احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا۔ اسے انہوں نے آخری سول نافرمانی کا نام دیا۔ اس سفر کے دوران گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم ان کی شروع کردہ ہڑتال اور پھیل گئی، جس کے بعد جنوبی افریقہ کے برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں پر عائد ٹیکس واپس لینا پڑا اور گاندھی کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنوبی افریقہ میں برطانوی حکومت کے خلاف گاندھی کے اس فتح کی انگلینڈ کی اخبارات نے زبردست تشہیر کی۔ اس کامیابی کے بعد گاندھی بین الاقوامی سطح پر مشہور ہوئے۔ 1915 ہندوستان واپسی۔ جنوبی افریقہ میں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوربا نے فیصلہ کیا کہ وہ ریل کے تیسرے درجے میں پورے ہندوستان کا سفر کریں گے۔ ہندوستان کے اس دور کے دوران گاندھی کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا جب انہوں نے اپنے ملک کے غربت اور آبادی کو دیکھا۔ اس دوران گاندھی نے برطانوی حکومت کے نئی جابرانہ قانون رولڈ ایکٹ کے مخالفت کا اعلان کیا۔ اس قانون کے تحت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ کسی بھی شہری کو شدت پسندی کے شبہ میں گرفتار اور قید کر سکتے ہیں۔ گاندھی کے کہنے پر ملک کی سطح پر ہزاروں افراد اس قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام شہریوں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس دوران متعدد مقامات پر تشدد واقعات رونما ہوئے۔ امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اس قتل عام کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ 1921 ہندوستان کی خود مختاری کی جدوجہد۔ گاندھی اب اپنے روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے۔ وہ برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے رہنما بھی بنے۔ جدوجہد کے لیے مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو عوام میں ایک مقبول پارٹی بنا دیا۔ اس سے پہلے کانگریس امیر ہندوستانیوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھی۔ گاندھی نے مذہبی رواداری اور تمام مذاہب کی آزادی کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ گاندھی کے عدم تشدد کی تحریک کی اپیل پر ہندوستانی معاشرے کی تمام تر طبقات اور مذاہب کی حمایت ملنا شروع ہو گئی۔
उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक का आगाज़ किया। गांधी की अपील पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बायकॉट करना शुरू कर दिया। उसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। जब एक अखबार ने गांधी पर ढकोसली का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान का देसी लिबास पहनता हूँ क्योंकि यह हिंदुस्तानी होने का सबसे आसान और फितरी तरीका है। 1930 आज़ादी के लिए नमक मार्च। गांधी की तहरीक और उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना अब बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ताहम अंग्रेज़ों ने तमाम हिंदुस्तानियों को इस बहस से दूर रखा। उससे गांधी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने नमक कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया। उस वक़्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। उसी सबब हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ से ऊंची कीमतों पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हज़ारों लोगों के मजमूए के साथ दांडी यात्रा रैली निकाली और बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ अलामती एहतजाज के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। उसी जुर्म में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी की तहरीक वसी पैमाने पर फैल गई। हज़ारों लोगों ने बरतानवी हुकूमत को टैक्स और महसूल देने से इनकार कर दिया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत को सर झुकाना पड़ा। उसके बाद गांधी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हुए। 1942 हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी के बाद गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। जब चर्चिल ने हिंदुस्तान से नाज़ियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत करने को कहा तो गांधी ने इसरार किया कि हिंदुस्तान को नाज़ियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक अपने ही घरों में ग़ुलाम हैं। अब गांधी ने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ एक नई गैर मुतशद्दिद हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू कर दी। 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी। हिंदुस्तानियों में आज़ादी का मुतालबा रोज़ बरोज़ तेज़ तर होता रहा। बिलाखिर बरतानिया हुकूमत हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बातचीत शुरू करने पर मजबूर हो गई। ये तक़सीम मजहबी बुनियादों पर हुई। उस वक़्त जब दारुल हुकूमत दिल्ली में कौम आज़ादी का जश्न मना रही थी, मगर गांधी का मुत्तहदा मुल्क का ख्वाब बिखर जा चुका था। महात्मा गांधी ने मौत के बारे में कहा था, मौत के दरमियान ज़िंदगी अपनी जदोजहद जारी रखती है। झूठ के बीच सच्चाई भी मुस्तहकम खड़ी रहती है। चारों जानिब अंधेरे में रोशनी चमकती रहती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।